नमस्कार बच्चों, हिंदी हब क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए चैप्टर के साथ कक्षा 12 के छात्रों के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरी चैप्टर लिया गया है वितान से और जिस पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव। मुश्किल है ना थोड़ा सा, चलिए इसको आसान करते हैं। ये एक जो पाठ लिखा गया ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत यानी हमने कहीं किसी जगह की यात्रा की है और वहां पर यात्रा होने के बाद हमने क्या अनुभव लिए, क्या हमने सीखा, क्या हमने समझा, उस सब का ब्यौरा इसमें लेखक ने दिया है। तो इसके लेखक है ओम धानवी। ठीक है, ओम धानवी ने दो बड़े शहर हैं जो आज हमारे पाकिस्तान के मानचित्र में आते हैं, पहले भारत का ही एक हिस्सा थे, जिनको हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहते हैं। इन दो शहर में लेखक ने यात्रा की है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ जो खुदाई के अवशेष मिले, आज वहाँ पर ऐसे शहर नहीं है लेकिन वहाँ पर जो खुदाई के अवशेष मिले हैं, ठीक है, उससे पता चलता है कि इसमें पुरानी सभ्यता क्या रही होगी। तो जो हमारे ओम धानवी हैं वो एक महान लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं और पूरा पत्रकार भी हैं और पुरातत्ववेत्ता भी हैं। पुरातत्ववेत्ता का मतलब पुरानी चीजों की जानकारी को देने वाला, पुरानी चीजों की जानकारी को बाहर लाकर प्रस्तुत करने वाला। ठीक है, तो इसको में इन्होंने अपने अनुभव को किया है। और पहले हम ये जानें कि अतीत के दबे पांव का मतलब क्या है। अतीत कहते हैं पुराने समय को, ठीक है, जो समय निकल गया यानी भूतकाल जो हो चुका, और अतीत में दबे पांव जो चीजें मतलब हमारी पुरानी चीजें, पुरानी संस्कृति जो छिपी हुई है उसको बाहर लाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें हमारा यात्रा वृतांत है। और जल्दी से आप मुझे बताइए कि मैंने इसमें क्या बताया, इसके लेखक कौन है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो देखो, लेखक ने जो यात्रा की है, घूमने के लिए गए हैं, तो उसमें इन्होंने अपना बताया, तो उसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा है कि जो दो ये शहर है, ये हमारी जो सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, नवीन सभ्यता नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो पहले जहां भी कहीं बस्तियां होती थी, एक साधारण सी बात थी, जहां पर पानी के स्रोत हुआ करते थे, जहां पर नदियां हुआ करती थी, वहीं पर बस्तियां बसती थी, ताकि क्योंकि पानी ये इंसान के लिए सबसे पहली चीज होती है। पानी है तो सारा जीवन आसान हो जाएगा। तो वहां पे सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी के पास में ही यहाँ ये शहर बसा हुआ है। अब यहाँ से हमारे शुरू होता है खास बात। खास बात क्या थी? देखो, जो सिंधु नदी बह रही है तो सिंधु नदी के अगर लेवल में ही शहर बसा हुआ होगा, तो जब भी नदी बरसात में चढ़ाव पर आएगी तो बाढ़ आ जाएगी उस शहर में। तो इस शहर की पूरी विशेषता सबसे बड़ी है कि ऊंचाई टीले पर बना हुआ है, यानी जो लेवल है उस लेवल से बहुत ऊंचा बनाया है। और वो लेवल मतलब अपने आप ही ऊंचा नहीं था, वो एक किया गया था, प्लानिंग के साथ किया गया था। तो यहाँ पर लेकर के दिखाना चाह रहे हैं कि उस समय के लोग भी बहुत समझदार थे, कि उन्हें पता था कि शहर में नदी के चढ़ाव आने पर बाढ़ आ सकती है या कुछ भी दुर्घटना होने के डर से उस शहर को बहुत ऊंचे टीले पर बसाया गया था। दूसरी बात, लेखक यहाँ पे स्पष्ट रूप से लेखक कहते हैं कि शहर लगभग 50,000 हेक्टेयर के में फैला हुआ था और लगभग 50,000 लोगों की बस्ती, लोग यहाँ पर रहते थे। तो यानी जिसको आज की इस तारीख में हम एक महानगर की परिभाषा दे सकते हैं कि ये अपने समय का महानगर था। वहाँ की लेखक ने बस्ती का वर्णन किया कि वहाँ की शहर बस्ती कैसे थी, सड़कें कैसी थी। लेखक ने कहा कि वहाँ की सड़कें पक्की थी, वहाँ की जो शहर में जो नालियां थी वो केवल ऐसी ऊंची खुली हुई नहीं थी, जिसमें गंदगी नहीं दिखती थी। नालियां पटी हुई थी, ईंटों से ढकी हुई थी, पक्की नाली थी। यानी लेखक ये बताना चाहते हैं पानी की जो निकासी थी, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सड़कें अच्छी थी, सड़कें टूटी फूटी नहीं थी, एक प्रॉपर एक सही तरीके से सड़कें बनी हुई थी, उनमें पानी की निकासी सही थी। जिसको अगर हम आजकल हम ये कहेंगे, जैसे कुछ शहर हैं जैसे दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा, वेल प्लान करके बसाए गए हैं, है ना, पहले उनको नक्शे पर पूरा सही से उतारा गया है, उसके बाद में ये नगर बसाए गए, इसलिए हम इनको महानगर जैसे कहते हैं। लेकिन जो हमारी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा शहर थे, इनको भी पूर्व नियोजित यानी वेल प्लान करके हम कह सकते हैं, इस तरह से इनको बसाया गया था। ठीक है, अब आगे लेखक इस बात को लेखक अपनी बात को शुरू करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 1922 में एक राखल दास थे। राखल दास यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। ठीक है, जब वो घूमने के लिए आए, वो भी पुरातत्ववेत्ता थे, पुरानी चीजों को समझने वाले थे। जब उन्होंने वहां पर देखा उस शहर में, जब वो घूमे तो उन्हें कुछ एहसास हुआ कि यहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो इसमें से कुछ खास चीजें निकल कर आएंगी, कुछ खास जानकारी निकल कर आएगी। वो वहां पे जो भी खंडर थे, अवशेष थे, जो भी चीजें उनको अवशेष मिल रहे थे, उससे उनका अनुमान लगा कि यहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो बहुत कुछ पुरानी चीजें की जानकारी निकलेगी। इसलिए जो उनके अपना महानिदेशालय था, जो भी खास, ठीक है,
तो फिर उन्होंने खुदाई करवाना चाहते थे और उन्होंने जो उसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्होंने उनको लिखा और उनको जानकारी दी कि यहाँ पर बहुत कुछ नई चीज़ें हमें जानकारी मिल सकती है। और उनके कहने के आधार पर उनसे बात करने के बाद उन्हें निर्देश मिल गए ताकि वो उसकी खुदाई कर पाएँ। और खुदाई करने के बाद में फिर जो अवशेष मिले उसके विषय में जानकारी पहले मोहनजोदड़ो के विषय में दी कि मोहनजोदड़ो शहर के विषय में बताया, वहाँ की सड़कें पक्की थी। वहाँ के घरों के विषय में बताया कि घर के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। ये बहुत अच्छी प्लानिंग करके बात हम समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर घर थे वो घर बिल्कुल एक दूसरे के घर के दरवाजे से हम अपने शहरों में देखते हैं, हमारे हर घर के दरवाजे के सामने दूसरे घर बने होते हैं। तो वहाँ की क्या विशेषता थी कि वहाँ के घर के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। एक बहुत बड़ी सी गैलरी होती थी, जैसे शायद आपने कहीं किसी होटल में भी देखा होगा कि बहुत बड़ी सी गैलरी होती है, गैलरी में एक साइड में ही कमरे बने हुए होते हैं। तो ये वहाँ के नगरों की विशेषता थी। और दूसरे उन्होंने बताया है और उन घरों की उन्होंने कुछ विशेषता बताई। कुछ घर ऐसे थे जहाँ पर छोटे घर थे, कुछ बड़े घर थे। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कुछ पैसे वाले हो सकते हैं या कम पैसे वाले हो सकते हैं, हम अपनी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं। तो कुछ घरों के कमरे छोटे थे, लेकिन कुछ घरों में कमरे बड़े घर होने के बाद भी उनमें छोटे छोटे कमरे थे। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि छोटे घर में छोटे कमरे होना तो चलो सही है, लेकिन बड़े घर में छोटे कमरे होने का क्या मतलब हो सकता है? तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग होते हैं, उन ज़्यादा लोगों को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े घरों में भी बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बना दिए गए हैं। अब लेखक आगे वर्णन करता उन घरों में जिसको हम कहते हैं भव्य बाथरूम थे, नहाने की व्यवस्था थी, स्नान घर थे, जिसको हम कहेंगे स्नान घर थे, रसोई घर थे। पुरातत्व के अनुसार वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बर्तन मिले हैं, बहुत सारे घर की प्रयोग में होने वाली चीज़ें मिली हैं। लेखक ये कहता है कि उसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा चीज़ें के अवशेष मिले हैं। तो लेकिन वो सारी चीज़ें अब हमारे भारत में बहुत कमी से हैं। वो सारी चीज़ें लंदन या और दूसरे देशों में के अजायब घर जिसको हम कहते हैं वहाँ पर रखी हुई हैं। वहाँ पर जो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली, उनमें हम कुछ और बातों की बात करें, उनमें हमें खेती के भी साक्ष्य मिले कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे। ज्वार, कपास, गेहूँ, ठीक है, इन सारी चीज़ों की खेती होती थी। तो काले रंग के गेहूँ हमें म्यूजियम में रखे हुए मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे। हाँ, कपास के लिए कोई बीज अभी तक वहाँ के अनुसार नहीं मिले हैं, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों की भी खेती होती थी। अब लेखक आगे कहता है कि वहाँ के लोगों का जो वहाँ पर हमें औजार तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन हथियार नहीं मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बात शुरू हो रही है। अब आप अगर मेरी वीडियो ध्यान से आपने सुना है तो मुझे बताइए कि वहाँ पर किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं, या पता चलता है कि वहाँ के लोग खेती करते थे, खेती में किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि वहाँ पर औजार तो मिले हैं, औजार, लेकिन हथियार नहीं मिले। औजार का मतलब होता है हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे काम करने में जो टूल, जो यंत्र हमें सहायता कर रहे हैं वो औजार हैं, जो एक पॉजिटिव रूप में हम काम कर रहे हैं। अगर हम दीवार बना रहे हैं तो हमारे जो छैनी है, हथौड़ी है, वो औजार है, लेकिन हथियार नहीं मिले। हथियार का प्रयोग ज़्यादातर हम हिंसा के रूप में करते हैं, बुराई के रूप में हथियार का प्रयोग करते हैं। तो इससे ये बहुत अच्छी सभ्यता लगती है कि वहाँ पर लोग कितने शांत और समझदार रहे होंगे कि वहाँ अनुशासन होगा। अब एक भाषा में अगर हम कहें तो वहाँ पर अनुशासन होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगी। हथियार की जरूरत कब पड़ेगी? जब हिंसा करवाई जाए, हिंसा हो, तो वहाँ के लोग अपने आप ही राज धर्म का, देश धर्म का पालन करते होंगे, जिसके कारण वहाँ पर हथियार नहीं मिले। आगे लेखक इसी के विषय में वर्णन करते हैं कि वहाँ पर लेखक को एक महाकुंड मिले। अब लेखक ने महाकुंड के विषय में बताया है कि महाकुंड की एक बहुत महाकुंड है, और पता नहीं वो मतलब बहुत पुराने महाकुंड है। उस महाकुंड के विषय में कह सकते कि यहाँ पे सामूहिक रूप से यज्ञ, हवन, पूजा पाठ होते थे। और उस कुंड के इस तरफ साधुओं के रहने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थी, कमरे बने हुए थे। उसके विषय में लेखक ने वर्णन किया है कि वहाँ पर धार्मिक अनुसंधान होते थे, उसका वर्णन मिलता है। और उस महाकुंड 40 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। 40 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, जिससे उसमें साधु सन्यासी जो स्नान करने के लिए जाते थे वो महाकुंड में नीचे उतरते थे। और इसके लिए इसका जो दरवाजा है, किसी भी का भी दरवाजा एक दूसरे के आमने सामने नहीं खुलता था।
ठीक है। और ये भी लेखक कहते हैं कि लेखक ने इसलिए बताकर वहाँ की वास्तुकला के विषय में बताया कि वहाँ की वास्तुकला कितनी सुदृढ़ और कितनी मजबूत थी। वास्तुकला का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। आगे लेखक ने एक जगह ये भी वर्णन किया है कि वहाँ के दरवाजे सड़क की तरफ को ना खुलकर अंदर की तरफ को खुलते थे। जो मेन गेट होता था, पहली बात तो लेखक ने कहा कि एक दूसरे के सामने नहीं होते थे, और फिर दूसरे आगे लेखक ने कहा कि जो मेन गेट होता था वो मुख्य द्वार सड़क की तरफ को ना खुलकर अंदर की साइड में खुलते थे, और दरवाजे पर, किसी भी दरवाजे पर एक खिड़की वगैरह कुछ नहीं होती थी, केवल वो से एक मेन गेट ही हुआ करता था। लेखक ने कुंड के विषय में ये भी कहा कि कुंड में गंदा पानी नहीं जाए है, गंदे पानी से कुंड को बचाया जा सके, इसके लिए भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम कहते हैं चूने रोड़ी का पानी का अलग इंतजाम किया गया था। लेखक ने वहाँ जो म्यूजियम में देखा तो जो अवशेष मिले, एक बहुत सुंदर सी एक नृत्यांगना की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली। तो उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग संगीत प्रेमी भी थे, संगीत की विशेष रूप से वो जानकारी रखते थे, संगीत में साहित्य संगीत में उनकी रुचि थी। वहाँ पर कुछ सुइयों के अवशेष भी मिले हैं। सुई वो सोने, चांदी और तांबे की थी। वो लगभग 1 इंच लंबी सुई थी, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी सिलाई कढ़ाई करते थे। कि इन सुइयों से काम होता था। इनसे ये मोटी सुइयां से दरियां बुनी जाती थी। तो लेखक ये कहकर अपनी बात को विराम देता है कि शायद उन दरियों के अवशेष अब दोबारा से ना मिले, आगे केवल ये पहचान ही रह जाए, लेकिन अवशेष नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाएंगे अवशेष? क्योंकि इसकी खुदाई अब बंद कर दी गई है। अब कुछ जो साक्ष्य मिलने थे वो मिल चुके हैं, अब दोबारा से इसके साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कितने महाकुंड हैं, और वो उन महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहेंगे तो जब आपके हिंदी का पेपर होगा उससे पहले